नमस्ते बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज रहीमनगर पड़ियाना जनपद लखनऊ से कक्षा 12 गणित के अध्याय 3 आव्यूह के तीसरे लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तीसरे लेक्चर में आज हम पुनरावलोकन करेंगे और आव्यूहों के गुण योग और गुणनफल के गुणधर्मों को हम बताएंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को कराएंगे। पुनरावलोकन पिछले अध्याय में, पिछला जो हमारा लेक्चर था भाग 2, उसमें हमने आपको आव्यूहों के योग, अंतर और गुणनफल की संक्रियाओं को समझाया था और उन पर आधारित प्रश्न कराए थे। आज हम आव्यूहों के योग और गुणनफल के गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे। आव्यूहों के योग के गुणधर्म, यदि ए, बी तथा सी तीन m क्रॉस n कोट वाले आव्यूह हैं और 0 एक m क्रॉस n कोटि का एक शून्य आव्यूह है, तो पहला है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यह पहली प्रॉपर्टी है जिसको कि हम योग का क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं। यानी कि क्रम विनिमय नियम क्या है कि हम दो आव्यूहों को किसी प्रकार से जोड़ सकते हैं, चाहे ए में बी जोड़ें या बी में ए जोड़ें, दोनों का मान बराबर होगा। तो योग का क्रम विनिमय नियम आव्यूह पर लागू होता है। दूसरा है ए प्लस बी आव्यूह को हम पहले जोड़ लें फिर सी को जोड़ें, या बी प्लस सी को हम पहले जोड़ लें और फिर ए में इस बी प्लस सी के योगफल को जोड़ें, तो दोनों के मान बराबर होंगे। यानी कि योग के सहचर का नियम आव्यूहों पर लागू होता है। तीसरा नियम है ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। यदि ऐसा है कि ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए, तो योग के तत्समक का अस्तित्व है। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अगर ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए, तो 0 जो है योग का जो शून्य आव्यूह है वो योग का तत्समक आव्यूह कहलाएगा। चौथा नियम है a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम एक आव्यूह और उसके ऋण आव्यूह को जोड़ें, चाहे a प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए करें, तो और उसका योगफल शून्य आव्यूह आए, तो ये जो ऋण आव्यूह है माइनस ए, ये आव्यूह a का प्रतिलोम आव्यूह कहलाता है। अर्थात योग के प्रतिलोम आव्यूह का भी अस्तित्व है। अब आते हैं आव्यूहों के गुणन का गुणधर्म। ए, बी और सी तीन आव्यूह हैं, तो सामान्यतः ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए और बी का गुणनफल निकालें और बी और ए का गुणनफल निकालें, तो ये इन जनरल सामान्य रूप से ये बराबर नहीं होते हैं। केवल एक कंडीशन, एक विशेष परिस्थिति है, जब हम समान कोटि के दो विकर्ण आव्यूह ले लें। विकर्ण आव्यूह जानते हैं आप, जैसे 1 0 0 2, ये विकर्ण आव्यूह है 2 बाई 2 का। इस तरह से हम कोई दो समान कोटि के विकर्ण आव्यूह ले लें जिसमें कोई विकर्ण में संख्या होगी, बाकी शून्य होंगे अवयव। तो दो विकर्ण आव्यूहों का अगर हम गुणनफल निकालें तो उस स्थिति में ए बी बराबर बी ए होगा, केवल उसी स्थिति में जब विकर्ण आव्यूह होंगे, तो वहां पर क्रम विनिमय नियम गुणन का लागू होता है। बाकी इन जनरल अन्य आव्यूहों में अगर सामान्य आव्यूह हैं तो उसमें ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, यानी अक्रम विनिमयता होती है। दूसरा है ए बी आव्यूह का गुणनफल और फिर उसको हम सी से गुणा करें, आव्यूह सी से, तो वो बराबर होगा बी और सी का आव्यूह का गुणनफल निकालने और फिर ए और बी सी का जो परिणामी आव्यूह आया था उसका गुणनफल निकालने, तो दोनों बराबर होंगे। इसे गुणन का सहचर नियम कहते हैं। यानी कि गुणन का सहचर नियम भी आव्यूह पर लागू होता है। तीसरा है वितरण नियम, जो कि आव्यूहों पर लागू होता है। b प्लस सी को जोड़ लें और b प्लस ए को b प्लस सी के योगफल से गुणा करें, तो ये बराबर होगा a और b का गुणनफल प्लस a इंटू सी, यानी a और c का गुणनफल। लेकिन ये जो नियम 2 और 3 हैं, ये तभी लागू होते हैं जब दोनों तरफ समीकरण के, बाईं तरफ भी और दाहिनी तरफ भी गुणनफल परिभाषित हों। अर्थात
ए बी का गुणनफल परिभाषित हो और फिर ए बी का जो परिणामी गुणनफल आए उसके साथ सी का गुणनफल परिभाषित हो। तो इन दोनों में 2 और 3 ये जो दोनों नियम है ये तभी लागू होंगे जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में गुणनफल परिभाषित हों। वितरण के नियम जैसे ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस सी है, इसको हम ऐसे भी अगर हम दाहिने साइड से इसको करना चाहें तो भी वितरण का नियम हमारा लागू हो जाएगा, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। मतलब ऐसे भी हो सकता है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, या ए प्लस बी हम जोड़ लें उसके बाद सी से मल्टीप्लाई करें तो ए सी प्लस बी सी। चौथा है गुणन का गुणधर्म ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए। अगर ऐसा है, ये आई हमारा यहाँ पर तत्समक आव्यूह है गुणन का, ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए, तो गुणन के तत्समक का अस्तित्व होता है। अर्थात हम दूसरे भाषा में कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए के लिए समान कोटि का एक आव्यूह आई है और ए आई इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए है, तो आई जो है वो गुणन का तत्समक आव्यूह कहा जाएगा। आइए अब इससे संबंधित हम प्रश्न करते हैं। जो पुनरावलोकन में बात की थी कि हमने पिछले लेक्चर पढ़ाया था आपको योग, अंतर और गुणनफल, उसी का एक अभ्यास और करते हैं। इस प्रश्न को हल करते हुए यहाँ पर हम तत्समक गुणन के तत्समक आव्यूह का भी उपयोग करेंगे। तो देखिए a बराबर है 1 3 2 4 और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो एफ ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करना है तो देखिए एफ ए ज्ञात करना है तो एक्स ये पर ए लिख दें तो एफ ए इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ए लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, लेकिन जब आव्यूह के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2i। अब हम इसको समीकरण 1 मान लें। अब हम a स्क्वायर निकाल लें, 3a निकाल लें, 2i निकाल लें और इसके बाद इन सबको जोड़ घटा लें तो ये प्रश्न मुझे हल हो जाएगा, नहीं एफ ए का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए, दैट इज 1 3 2 4 इंटू 1 3 2 4, ऐसे गुणा करेंगे पहले पंक्ति के अवयवों को पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा, यानी कि एक एकम एक, एक और एक का गुणा हुआ, प्लस 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, प्लस 3 को 4 से गुणा करेंगे 3 चौक को 12। ठीक, अब इसके बाद में दूसरी पंक्ति के अवयवों को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, 2 को 1 से गुणा 2, प्लस 4 को 2 से गुणा 4 दूनी 8, ये पहला अवयव आ गया दूसरी पंक्ति का। फिर दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के लिए क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति के अवयवों को दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा कर देंगे, 2 से 3 को गुणा किया 2 3 6, प्लस 4 को 4 से गुणा किया 4 चौक 16। ये आ गया हमारे पास 1 6 7 12 3 15 8 2 10 और 16 6 22, ए स्क्वायर आ गया। अब 3 इंटू ए 1 3 2 4, एक अदिश से आव्यूह को गुणा करना है, तो अदिश से जब आव्यूह को गुणा करते हैं तो अदिश से आव्यूह के सभी अवयवों को गुणा कर दिया जाता है। तो 3 से 1 को गुणा करेंगे 3, 3 से 3 को गुणा करेंगे 9, और फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, फिर 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, ये 3a आ गया। नाउ 2i इज इक्वल टू 2 और i होता है 1 0 0 1, ये 2/2 मैट्रिक्स का जो है तत्समक आव्यूह है। तो इसमें भी अदिश राशि से इसको गुणा होना है, तो ये 2 से अंदर सभी गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2 2 शून्य 0 2 शून्य 0 2 एकम 2। अब मुझे 2i भी मिल गया, 3a भी मिल गया और a स्क्वायर भी मिल गया। इसको हम समीकरण 1 में
ये सारे मान रख देंगे। तो समीकरण एक में मान रखने पर एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा ये मैट्रिक्स आई है 7, 15, 10, 22 माइनस 3a। 3a आई है ये मैट्रिक्स हमारी 3, 9, 6, 12 प्लस 2i और 2i ये मैट्रिक्स निकली हमारी 2, 0, 0, 2। पहले हम घटा लेते हैं। 7 से 3 घटा देंगे 4 आएगा, 15 से 9 घटाएंगे 6 आएगा, 10 से 6 घटाया 4 आ गया और 22 से 12 घटाया तो 10 आ गया। इन दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयवों को हमने आपस में घटा दिया। प्लस ये मैट्रिक्स इसलिए हमने 2, 0, 0, 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ देंगे। 4 में संगत अवयव जोड़ जाएंगे। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 और 10 में 2 जोड़ेंगे 12। तो इस तरीके से ये एफ ए का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। एक और प्रश्न करते हैं। x के किस मान के लिए 121, 120, 201, 102 और 02x बराबर 0 है। इससे हमें x का मान निकालना है। अगर हम इसको A मैट्रिक्स मान लें, इसको B मैट्रिक्स मान लें, इसको C मैट्रिक्स मान लें, तो हमें दिया हुआ है A, B, C इज इक्वल टू 0। अब इनको गुणा करने के लिए साचर नियम के अनुसार चाहे हम A और B को गुणा करके बाद में C से करें या A, B और C का पहले गुणा कर लें फिर हम A से गुणा करें, साचर नियम के अनुसार दोनों सही हैं। तो हम पहले A, B को हम गुणा कर लेंगे और फिर जो गुणनफल प्राप्त होगा उससे हम C को गुणा करेंगे। तो A, B पहले निकालते हैं। A है 1, 2, 1, ठीक, और B है 1, 2, 0, 2, 0, 1 और 1, 0, 2। इन दोनों को गुणा करना है। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा तो पहला एलिमेंट गुणा करते हैं। 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 1 से 1 को गुणा किया 1, पहला एलिमेंट मिल गया। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा, यानी 1 को 2 से गुणा किया 2, फिर 2 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 0 से गुणा किया 0, इनको जोड़ दिया आपस में। अब पहली पंक्तियों को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा पहली पंक्ति का। तो 1 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये +2 हो जाएगा और 1 से 2 को गुणा करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। और इस तरीके से हमें ये मिल गया 4, 1, 5, 1, 6, 2 और 2, 2, 4, ये मैट्रिक्स मिल गई। अब A, B को हमें C से गुणा करना है। तो A, B आ गई हमारी 6, 2, 4 इंटू C है हमारा 0, 2, x।
इन दोनों को गुणा करना है। देखिए इसमें 1 2 3 स्तंभ है और इसमें 1 2 3 पंक्तियां हैं, गुणनफल संभव है, तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। ए बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा, गुणा करें ऐसे, 6 को 0 से गुणा किया आ गया 0, फिर 2 को 2 से गुणा किया प्लस 4, ठीक, फिर 4 से x गुणा करेंगे तो 4x ये आ गया, और ए बी सी बराबर है 0 के, यानी ये 0 मैट्रिक्स है हमारी, ठीक। तो ये 0 में 4 जोड़ेंगे 4 प्लस 4x ही रहेगा, और ये है हमारा 0 मैट्रिक्स। तो ये अवयव बराबर होगा, यानी 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, और 4 को उधर ले जाएं, 4x इज इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -1। इस तरह से x का मान निकल आया। आइए एक और प्रश्न हल करते हैं। यदि a इज इक्वल टू 3 - 4 1 - 1, तो सिद्ध कीजिए 1 पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n -4n n 1 - 2n, जहां n एक धन पूर्णांक है। इस प्रश्न को हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से हल करेंगे। इसके लिए माना a की पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n n -4n 1 - 2n, ये जो है दिया गया कथन Pn है। अब n इक्वल टू 1 के लिए हम सिद्ध करेंगे P1 यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लें, यह है a की पावर n, तो n की जगह पर हम 1 रखेंगे तो a की पावर 1 यानी कि a, और a बराबर दिया हुआ है 3 - 4 1 - 1, और राइट हैंड साइड जो है हमारा RHS, ये हो जाएगा, यहां पर जहां जहां n है वहां पर हम 1 रख दें, तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1 2 हो जाएगा, और यहां पर -4 × 1 4 हो जाएगा, n की जगह पर 1 रख देंगे, ये 1 - 2 × 1 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 1 + 2 मिलकर के 3 -4 1, और 1 - 2 हो गया -1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हैं, तो इसलिए P1 सत्य है, P1 सत्य है। अब हम मानेंगे, माना PK सत्य है, PK सत्य है, तो AK + 1 निकालेंगे, AK + 1 इज इक्वल टू AK × A, और AK अभी हमने निकाला था, वो था 1 + 2K और K -4K और 1 - 2K × A, A हो जाएगा 3 -4 1 - 1। गुणा कर देंगे इसको, अवयवों का गुणा, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 + 2 के को 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 1 = 3 + 3 × 2 = 6K, और फिर 1 + 2 को 3 से गुणा किया और -4 के 1 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे, तो -4 को 1 से गुणा करेंगे तो -4K ही रहेगा, और अब इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कर देंगे, तो 1 + 2K को -4 से गुणा करेंगे तो -4 -4 × 2 = 8K, और -4K को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा +4K। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, तो दूसरी पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे, यहां पर आ जाएगा, K को 3 से गुणा किया 3K, और 1 - 2K को 1 से गुणा किया तो +1 - 2K। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, K को -4 से तो -4K,
और फिर -1 से गुणा करेंगे हम 1 - 2 के को और इसमें जोड़ेंगे। तो -1 को +1 से गुणा हुआ -1 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 एकम 2 के, ये आ गया। 3 को हम लिख लें 1 + 2 और 6 के से 4 के निकल गया 2 के बचा। ठीक, यहां पर 3 के से 2 के निकल गया के बचा +1। यहां पर -4 और -8 के से 4 के निकल जाएगा तो -4 के। यहाँ -1 और -4 के में 2 के जोड़ेगा तो -2 के बचेगा। 1 इसमें 2 कॉमन ले लें तो 1 + के, यहां पर -4 कॉमन ले लें तो 1 + के, यहां पर k + 1 है ऑलरेडी। यहां पर -1 को हम लिख सकते हैं 1 - 2 और -2 के। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2, 1 + k को k + 1 और यहां -4 k + 1 और k + 1, यहां 2 कॉमन नहीं लेंगे तो 1 - 2 k + 1। तो जहां जहां k है वहां वहां पर k + 1 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि p k + 1 सत्य है। तो p k सत्य है लेकर के हमने सिद्ध कर दिया कि p k + 1 सत्य है। और जब p k + 1 सत्य है तो ये गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से सभी धन पूर्णांक n के लिए Pn सत्य है। Pn सत्य है अर्थात अतः An = 1 + 2n n -4n 1 - 2n, ये सत्य है और ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। गृह कार्य पहला ये प्रश्न है a = 0 - tan x/2 tan x/2 0 तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है तो सिद्ध कीजिए i + a = i - a cos x - sin x sin x cos x।